मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। बहुमत है, सब कुछ है। 10 दिन हो चुके हैं और सरकार बनाने का दावा तक ये लोग नहीं करते। हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। शिंदे साहब एकदम से कुछ तो भी उनके ऊपर दबाव होगा। विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं, 10 दिन हो गए। क्या चल रहा है? इस वजह से वो तैयार हुए, नहीं तो तैयार नहीं होते। माना तो सीएम म्हणजे चीफ मिनिस्टर नुसतं नाही तर कॉमन मॅन। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासत के सेंटर स्टेज पर हैं लाडला भाई। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के हफ्ते भर से ज्यादा हो गए। देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना तय माना जा रहा है। शपथ की तारीख तय हो चुकी है। इसके बावजूद एकनाथ शिंदे को लेकर सस्पेंस कायम है। और मुंबई से दिल्ली तक सियासी गलियारे में यही सवाल गौंध रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं। शपथ से पहले क्या शिंदे बीजेपी के सामने कई नई डिमांड रखने वाले हैं। महायुति की नई सरकार में शिंदे किस रोल में होंगे, वो महाराष्ट्र में रहेंगे या केंद्र में जाना चाहेंगे। सतारा में शिंदे ने ये तो कह दिया कि महायुति में सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो बीजेपी के सामने कोई नई शर्त रखने वाले हैं। शिंदे ने ये साफ नहीं किया। 5 दिसंबर को महाराष्ट्र की नई सरकार की शपथ ग्रहण की तारीख तय हो चुकी है, लेकिन शपथ से पहले एकनाथ शिंदे की नाराजगी को लेकर कई तरह की अटकलें और सियासी बयानों से बाजार गर्म हो चुका है। एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करने की तक बातें आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि महायुति की प्रचंड जीत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे फैक्टर क्यों महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र चुनाव महायुति की सुनामी जीत के बाद एकनाथ शिंदे का कद और बड़ा हो गया है, लेकिन इस वक्त सवाल पद का है। एकनाथ शिंदे तो ये मान चुके हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलेगी। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इसका संकेत भी दे दिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई, भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे, उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। और स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं। शिंदे को इस बात का एहसास है कि 149 सीटों वाली बीजेपी अब कोई बड़ा त्याग नहीं करने वाली, लेकिन क्या वो सरकार में जूनियर पार्टनर बनने को तैयार हैं? महायुति की नई सरकार में शिंदे की शिवसेना को कितनी जगह मिलेगी, कौन सा मंत्रालय मिलेगा? हफ्ते भर बाद भी क्यों इस पर सस्पेंस कायम है। मुख्यमंत्री नाराज हुए ना तो नाराजगी दिखाते भी नहीं है। अगर नाराजगी जताने की रही तो डायरेक्ट मुंह पे बोल भी देते हैं।
वो उनके गांव पे इसलिए गए कि पार्टी की लाइन क्या होना चाहिए, पार्टी के विधायकों का क्या मत है, ये सब बातें उनके दिमाग में चल रही है। मुझे पार्टी का प्रमुख होने के नाते से क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये सब सोचने के लिए उनको वक्त चाहिए था। यहाँ वो पब्लिक फिगर है, बहुत सारे भीड़ उनके पास लगी रहती है और इसलिए वो 2 दिन के लिए उधर गए, शांति से वो सोच विचार करके एक अच्छा सा डिसीजन लेंगे और वो हमें सर्कुलेट करेंगे और हम उनका पालन करेंगे। दिल्ली में अमित शाह के साथ हुई बैठक के बाद लगा कि नई सरकार की रूपरेखा पर शिंदे ने मुहर लगा दी है। बैठक में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक शिंदे ने महायुति की नई सरकार में शिंदे ने गृह, वित्त और राजस्व मंत्रालय की डिमांड रखी थी। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि पिछली सरकार में डिप्टी सीएम फडणवीस के पास गृह मंत्रालय था, तो अब शिवसेना को यह मंत्रालय क्यों नहीं? मुख्यमंत्री पद, फिर गृह मंत्री पद या यूडी, इन सब चीजों को लेकर शिवसेना कितनी आक्रामक है? क्या ये पद शिवसेना को चाहिए? अरे ये सब बातें सीएम का नाम डिक्लेयर होने की बात है। चर्चा तो गृह मंत्री पद की भी ज्यादा चल रही है कि जिस तरीके से पिछली सरकार में जो गृह मंत्री पद था वो उप मुख्यमंत्री जी के पास था, वैसे ही अभी उप मुख्यमंत्री पद अगर शिवसेना को मिले तो गृह मंत्री पद हमें मिलना चाहिए, ऐसी भी मांग हो रही है। गृह मंत्री पद तो हमको चाहिए, ये तो हमारी डिमांड है, लेकिन ये सब बातों का निर्णय मंडे के बाद होगा। इसी बीच ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शिंदे की शिवसेना को अगर 3 बड़े मंत्रालय नहीं मिलते हैं तो वो सरकार में शामिल नहीं होगी, लेकिन शिवसेना सरकार को बाहर से समर्थन जरूर देगी। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी इसके लिए तैयार होगी? बीजेपी एकनाथ शिंदे को नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन शुक्रवार दोपहर अचानक शिंदे जब मुंबई से सतारा अपने गांव चले गए तो नाराजगी की खबर और तेज हो गई। विरोधियों को महायुति और शिंदे पर हमले का एक बड़ा मौका मिल गया। राजनीतिक गिरावट की कहानी है महायुति गठबंधन। शिंदे साहब धोखा देते हैं अपने राजनीतिक गुरु के परिवार को, ठाकरे परिवार को। भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है, फिर जब इस्तेमाल कर लिया, उनको सब कुछ कर लिया, तो यूज एंड थ्रो पॉलिसी के तहत उनको निकाला और दूध में मक्खी की तरह फेंक दिया। विश्वासघात किया था शिंदे साहब ने, उसकी सजा भुगत रहे। राजनीतिक भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है। महायुति ने अब तक ना तो मुख्यमंत्री की घोषणा की है, न ही ये बताया है कि नई सरकार में शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी की हिस्सेदारी कितनी होगी। एकनाथ शिंदे की चुप्पी ने बेचैनी और बढ़ा दी है। जो केयरटेकर गवर्नमेंट है वो भी संविधान के खिलाफ चल रही है। 10 दिन हो चुके हैं, उनके पास भारी बहुमत है, भारी शैतानी बहुमत। अकेले बीजेपी के पास बहुमत है, फिर भी अब तक ये लोगों ने राजभवन में जाकर सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। क्यों? अब तक ये उनके जो विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं। 10 दिन हो गए। हाँ, क्या चल रहा है? और उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष है बीजेपी के मिस्टर बावनकुळे, वो नागपुर में बैठे और वो आदेश देते हैं कि 5 तारीख को सरकार बनेगी, शपथ लेगी। क्या ये उनको राज्यपाल बनाया है क्या? महायुति की पिछली सरकार एकनाथ शिंदे के भरोसे चल रही थी, लेकिन 139 सीटों पर जीत के बाद बीजेपी अब बेहद मजबूत स्थिति में है। तो क्या बीजेपी अब एकला चलो रे की राह पर चलेगी या फिर एकनाथ शिंदे जैसे पार्टनर के साथ बनी रहेगी? महाराष्ट्र में एक और चुनावी लड़ाई अभी बाकी है। बीजेपी की नजर अब बीएमसी चुनाव पर है। देश की सबसे बड़ी नगर निकाय बीएमसी का बजट करीब 60,000 करोड़ है। बीएमसी के 5 साल का कार्यकाल 2022 में ही खत्म हो चुका है, लेकिन अब तक चुनाव नहीं हो पाए हैं। अगर बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर बीएमसी चुनाव जीतने में कामयाब होती है तो उद्धव ठाकरे के लिए ये आखिरी बड़ा झटका होगा। भाजपा विपक्ष में थी जून 2022 तक। जून 2022 में एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ आए, इसीलिए भाजपा को भी सत्ता मिली। उनके नेता देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। इन्होंने सरकार चलाई 2.5 साल और विधानसभा में
ये सरकार ने काफ़ी अच्छा सक्सेस दिखा दिया। इसीलिए बिल्कुल बीएमसी नहीं, लेकिन और कई मुद्दे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि शिवसेना का महत्व महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा है। इसीलिए एकनाथ शिंदे भाजपा के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आज भी माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनते ही बीएमसी का चुनाव करा लिया जाएगा। ऐसे में एकनाथ शिंदे को नाराज करना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। बीएमसी चुनाव में अगर उद्धव की शिवसेना हारी तो ठाकरे परिवार के राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण लग जाएगा। वैसे भी एकनाथ शिंदे ने विधानसभा की 57 सीट जीतकर ये दावा और मजबूत कर दिया है कि बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत के असली हकदार वही हैं। उद्धव ठाकरे की कई गलतियां हैं जिसका संक्षेप में उत्तर देना बड़ा कठिन है, लेकिन उन्होंने अपने विधायकों की तरफ पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया। उनकी क्या ज़रूरतें थी इसका अभ्यास नहीं किया। और दूसरी एक कारण भी एक जेन्युइन कारण थी कि क्योंकि कोविड के पीरियड में पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन था, तो उस वजह से सरकार पर काफ़ी बंधन भी आ चुके थे। लेकिन उनके विधायकों का ये कहना था कि जितना समय उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी को देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। वो घर में ही बैठना पसंद करते हैं, हमसे मिलते नहीं है, और विधायकों को अपने क्षेत्र में ज़रूरती काम है जैसे विकास की योजनाएं हैं उसके लिए वो समय नहीं दे पाते। ये नाराज़गी थी उनमें, इसीलिए उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर वो चले गए। जिस एकनाथ शिंदे को उद्धव ने गद्दार कहा था, अब वो बाल ठाकरे की शिवसेना का हकदार बन चुका है। जून 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से ही एकनाथ बाल ठाकरे की सियासी विरासत पर अपना दावा ठोकते आ रहे हैं। तो शिवसेना है ओरिजिनल, हमारे पास मेजॉरिटी है। एक पार्टी का प्रमुख अगर खुद के स्वार्थ के लिए, खुद को मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरे पार्टी को दांव पे लगाएगा तो क्या पार्टी में कोई लोकशाही में बोलने का अधिकार नहीं है? हम पार्टी छोड़ी नहीं है, नई पार्टी बनाई नहीं है। एकनाथ शिंदे हर मंच पर बाल ठाकरे का नाम लेते रहे हैं। सीएम बनने के बाद लोग शिंदे से लोगों की उम्मीदें और बढ़ गईं। उन्हें बाल ठाकरे का असली वारिस कहा जाने लगा। शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे एक समय बाल ठाकरे के सेनापति कहे जाते थे। आनंद दिघे की असमय मौत के बाद शिंदे ने शिवसेना में अपनी जगह बनाई, लेकिन उद्धव से एकनाथ शिंदे की नहीं बनी। एकनाथ शिंदे को यह मंजूर नहीं था कि बाल ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस से हाथ मिलाए। 2019 में मैंडेट किसने दिया था? जनता ने किसको दिया था? एनडीए को, शिवसेना और बीजेपी को। हम वोट मांगे थे शिवसेना बीजेपी को, लोगों ने वोट दे दिए। लेकिन सरकार चुनाव होते ही जब उनको पता चला कि हमारे बिना सरकार नहीं बनती, बाला साहब ठाकरे जी के विचार को त्याग दिए। बाला साहब कहते थे कांग्रेस, मेरे पार्टी की कांग्रेस नहीं होने दूंगा, मैं मेरी पार्टी बंद करूंगा। सिर्फ 18 साल की उम्र में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। एक वक्त एकनाथ शिंदे ऑटो रिक्शा भी चलाया करते थे। 1997 साल में धर्मवीर आनंद दिघे ने, यानी उनके राजनीतिक गुरु ने, उनको ठाणे नगर निगम से चुनाव लड़ने का टिकट दिया। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। शिंदे की निजी जिंदगी बहुत संघर्ष भरी रही है, लेकिन सबसे दुखदाई दौर उस वक्त आया जब उनकी आंखों के सामने उनके 2 छोटे बच्चों की डूबने से मौत हो गई। वोटिंग के दौरान इस हादसे के बाद शिंदे महीनों तक डिप्रेशन में रहे। इसके बाद शिंदे ज्यादातर समय गंभीर चेहरे में ही दिखाई देते हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र के विकास के लिए कितने सक्रिय और गंभीर हैं, ये उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में दिखा। बतौर सीएम शिंदे ने बड़े फैसले लेने में साहस दिखाया। लाडली बहन योजना का क्रेडिट भी एकनाथ शिंदे को जाता है, जो विधानसभा चुनाव में महायुति के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। एकनाथ शिंदे की राजनीति का सबसे बड़ा मजबूत पहलू या पक्ष ये है कि अपने जो पार्टी के उनके नेता थे उद्धव ठाकरे, उनसे कई ज़्यादा समय अपने पार्टी को वो देते हैं। लगभग 22 घंटा मुझे लगता है, या 20-22 घंटा वो पार्टी के नेताओं के लिए उपलब्ध रहते हैं और ज़रूरतें समझते हैं विधायकों की क्या है, ज़मीनी वास्तविकता क्या है, विधायकों को क्या ज़रूरत है, लोगों को क्या चाहिए, वो बखूबी समझते हैं। इसीलिए कई प्लस पॉइंट है उनमें जो उनको आगे लेके जाने में काफ़ी सफल और कामयाब रहे हैं। नहीं तो 57 सीटें लाना आज की स्थिति में महाराष्ट्र में कोई आसान बात तो है नहीं।
मराठा समुदाय से आने वाले एकनाथ शिंदे ने सीएम रहते हुए कॉमन मैन वाली छवि बनाए रखी और देवेंद्र फडणवीस को भरोसे में रखकर बेहद तालमेल से काम किया। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। दोनों ने सार्वजनिक तौर पर कभी भी एक दूसरे की आलोचना नहीं की। पिछली सरकार में दोनों के बीच कभी भी टकराव देखने को नहीं मिला। ऐसे में सवाल नई सरकार में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच कैसा तालमेल होगा। महायुति में मंत्रालय के बंटवारे को लेकर पेंच फंसा है। 17 की प्रेस कॉन्फ्रेंस एकनाथ शिंदे से गृह मंत्रालय पर मची खींचतान पर सवाल किया गया तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजना कभी की थी, ये देखो मैं इतना ही कहूँगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भी मैं बताता हूँ क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ, ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीबों का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। सीएम बीजेपी का होगा ये तय माना जा रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे क्या अब डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालेंगे ये साफ नहीं है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र में मंत्री बनने का ऑफर भी मिल सकता है। अगर एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र नहीं छोड़ा तो उनके बेटे श्रीकांत शिंदे या प्रफुल्ल पटेल जैसे किसी पुराने नेता को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इसके पीछे हम काम करेंगे। एकनाथ शिंदे फिलहाल बीजेपी से कोई टकराव लेने के मूड में नहीं है। ऐसे में उनका प्रेशर पॉलिटिक्स ही काम आएगा। बीजेपी उनकी कुछ बड़ी शर्तें मान सकती है क्योंकि एकनाथ को नाराज करने से नीतीश और चंद्रबाबू जैसे सहयोगियों में भी गलत संदेश जाएगा। 17 में एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया कि उनकी तबीयत अब ठीक है। वहीं बीजेपी भी शपथ ग्रहण से पहले महायुति में फैली बेचैनी शांत करने की कोशिश में है।